हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम साहब। आप देख रहे हैं दोस्तों एग्ज़ाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल, और मैं हूं विनोद फौजदार। आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाइए, हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने। इस लाल बटन जो दी रखी है वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाली, इस पर आप क्लिक करें, इसे सब्सक्राइब करें और बगल में दी हुई घंटी वाली बटन पर भी क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आइए शुरू करते हैं, पहुँचते हैं अपने टॉपिक पर। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एग्ज़ाम पार अब की बार। ये हमारा चैनल है एग्ज़ाम पार अब की बार। आप इस चैनल को देख रहे हैं दोस्तों। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस बटन से, ये लाल वाली बटन मिलेगी आपको इस टाइप की, इस बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर इस जगह पे घंटी का आइकन भी मिलेगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का आइकन आएगा, उस घंटी के आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमने इस वीडियो के अंदर जो है कक्षा 8 की हमारा राजस्थान नाम की किताब, कक्षा 8 की हमारा राजस्थान नाम की जो किताब है, ये वाली, इस किताब का सारा कंटेंट पूरा एक भी एक पार्ट, 10 पार्ट मिलाकर आपको वन लाइनर के फॉर्म में दे रहे हैं। तो इससे पहले हम कक्षा 6 और कक्षा 7 की भी दे चुके हैं, इस तरह से चैप्टर वाइज भी दे चुके हैं और इकट्ठी भी दे चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लें। और कक्षा 8 की हमारा राजस्थान नाम की इस किताब का वन लाइनर के फॉर्म में देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, घंटे सवा घंटे का टाइम के अंदर अंदर हम इस पूरी किताब को करेंगे। और मुझे विश्वास है कि यह आपके लिए हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत बहुत फायदेमंद रहेगी। आइए शुरू करते हैं। 18वीं सदी का राजस्थान, तो हम इसको अब पढ़ने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्मेट में। आइए देखते हैं इस पार्ट का पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित करने वाला शासक कौन था? तो शिवाजी थे, शिवाजी महाराज। सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने कहां पर प्रवेश किया था? तो मेवाड़ में सबसे पहले प्रवेश किया था मराठों ने सन 1711 में, मेवाड़ के अंदर। तीसरा क्वेश्चन है, किस मराठा शासक ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक बढ़ाने का लक्ष्य किया था? तो ये पेशवा बाजीराव ने कहा था कि अटक से कटक तक मराठा ध्वज को अपन लहरा देंगे। पेशवा बाजीराव थे। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, मराठों ने कोटा में बूंदी पर आक्रमण कब किया था? मराठों ने कोटा में बूंदी पर आक्रमण कब किया था? तो 1726 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन यानी कि पांचवा क्वेश्चन, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने मराठों को खिराज देना कब स्वीकार किया था? तो 1728 ईस्वी में। 1728 ईस्वी में मराठों को खिराज देना स्वीकार किया था। किसने किया था 1728 में मराठों को खिराज देना? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने। खिराज क्या होता है? खिराज एक तरह का कर होता है, एक टैक्स होता है जो मराठा वसूलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां प्रश्न, मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को कब बनाया था? बुद्ध सिंह को बूंदी का शासक कब बनाया था मराठों ने? तो मराठों ने बनाया था 22 अप्रैल 1734 को। 22 अप्रैल 1734 को पहला हस्तक्षेप था मराठों का। तो बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को राजा बनाया था। मराठों ने राजस्थान में राजनीतिक प्रथम हस्तक्षेप कहां किया था? तो बूंदी में ही किया था प्रथम हस्तक्षेप। हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब और कहां किया गया था? तो हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुरडा नामक स्थान पर, हुरडा एक जगह है भीलवाड़ा जिले में, भीलवाड़ा जिले में हुरडा नामक स्थान पर 17 जुलाई 1734 ईस्वी को आयोजित किया गया था। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुरडा
नामक स्थान पर, जो कि भीलवाड़ा जिले में पड़ता है, हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। नवा क्वेश्चन, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। महाराणा जगत सिंह मेवाड़ के शासक थे जिन्होंने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। हुरडा सम्मेलन में वर्षा ऋतु के बाद कहां पर सभी को इकट्ठा होने की बात कही गई थी? तो रामपुरा में इकट्ठा होने की बात कही गई थी। वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा में सभी राजा इकट्ठे होंगे। किसकी उदासीनता के निर्णय में अस्पष्टता से हुरडा सम्मेलन को राजनीतिक असफलता मिली थी? तो वो थे आमेर के शासक सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने स्पष्ट निर्णय नहीं लिया था, अपना समर्थन नहीं दिया था, तो इस कारण हुरडा सम्मेलन असफल हो गया था। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, पेशवा बाजीराव ने अपनी माता को राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर कब भेजा था? तो 1735 ईस्वी में भेजा था माता राधाबाई को। कौन थी उनकी माता राधाबाई? माता राधाबाई थी उनकी। पेशवा बाजीराव की माता का नाम था राधाबाई। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुमारी का विवाह किससे हुआ था? तो जयपुर के सवाई जयसिंह से हुआ था 1708 ईस्वी में। 1708 ईस्वी में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के साथ उदयपुर के महाराणा अमर सिंह ने अपनी पुत्री चंद्र कुमारी का विवाह किया था। 14 नंबर, इस विवाह की क्या शर्त थी? तो इस विवाह की जो प्रमुख शर्त थी वो थी चंद्र कुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर का सिंहासन पर बैठेगा, सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। सवाई जयसिंह का बड़ा पुत्र कौन था? तो ईश्वरी सिंह सवाई जयसिंह का बड़ा पुत्र था। मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुमारी और सवाई जयसिंह से उत्पन्न पुत्र का क्या नाम था? तो माधव सिंह था, जो जयसिंह और चंद्र कुमारी का पुत्र था। मगर इस पुत्र के होने से पहले ईश्वर सिंह जयसिंह का एक दूसरा पुत्र था पहली रानी से। माधव सिंह ने किसकी सहायता से ईश्वर सिंह को चुनौती दी थी? तो अपने मामा जगत सिंह द्वितीय की सहायता से ईश्वरी को चुनौती दी थी। किस मराठा शासक ने माधव सिंह का साथ दिया था? तो मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने। किस शासक ने माधव सिंह का साथ दिया था? जयपुर के राजकुमार माधव सिंह का साथ किस मराठा शासक ने दिया था? तो वो दिया था मल्हार राव होलकर ने। ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य कौन कौन से युद्ध हुए थे? एक तो राजमहल का युद्ध था और एक बगरू का युद्ध था। दो नाम लिए जाते हैं, राजमहल का युद्ध और बगरू का युद्ध, जो ईश्वरी और माधव सिंह के मध्य हुए थे। किसकी कुटिलता के कारण सूर्य सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी थी? सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण। सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण सूर्य सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में किसके मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था? तो राम सिंह और भक्त सिंह के बीच संघर्ष हुआ था जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर राम सिंह और भक्त सिंह में उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ था, जबकि जयपुर में ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच में हुआ था। 22 नंबर है, अंग्रेजों ने राजपूतों के साथ संधि करनी कब शुरू करी थी? तो अंग्रेजों ने राजपूतों के साथ जो संधि करी थी वो संधि 1817-18 ईस्वी के मध्य करी थी। 1817 से 1818 ईस्वी के मध्य अधिकतर संधियां कर ली गई थी। सर्वप्रथम किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की थी? तो वो था भरतपुर राज्य। 29 सितंबर 1803 ईस्वी को ये सहायक संधि थी, ये पूर्ण संधि नहीं थी, सहायक संधियां हुई थी 1803 ईस्वी के अंदर। तो सबसे पहले भरतपुर ने सहायक संधि करी थी, लेकिन ये बाद में बहुत लंबे समय तक नहीं चली थी, मुकर गए थे इस संधि से, दोनों पक्ष मुकर गए थे और ये संधि फिर दोबारा से हुई थी, पर शुरुआत में सबसे पहले नाम भरतपुर का लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1818 तक किस राज्य को छोड़कर सभी ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी? तो सिरोही को छोड़ के कर ली थी, बाकी सबने 1817 और 1818 में राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी वो सब ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी, लेकिन सिरोही ने 1823 ईस्वी में संधि करी थी। सिरोही ने अंग्रेजों के साथ संधि कब करी थी? तो 1823 ईस्वी में करी थी। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, अहमदनामा का अर्थ क्या है? तो अहमदनामा का अर्थ है इकरारनामा या समझौता पत्र। इकरारनामा या समझौता पत्र को अहमदनामा भी कहते हैं। अध्याय 2, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। आइए शुरू करें। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, कंपनी ने
कंपनी ने आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करते हुए जोधपुर पर अधिकार कब कर लिया था? तो आंतरिक शासन पर हस्तक्षेप करते हुए कंपनी ने 1839 ईस्वी में 1839 में जोधपुर पर अपना शासन स्थापित कर लिया था, जोधपुर पर अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का कि मांगरोल का युद्ध हुआ था, मांगरोल का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो कोटा के महारावल और जालिम सिंह के बीच युद्ध हुआ था। मांगरोल का जो युद्ध हुआ था वो कोटा के महारावल और जालिम सिंह के बीच हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है मांगरोल के युद्ध में जालिम सिंह की सहायता किसने की थी? तो अंग्रेजों ने इसकी सहायता करी थी। नेक्स्ट है बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह को नाबालिग बताते हुए कब अंग्रेजों ने बांसवाड़ा का राज्य अपने अधिकार में ले लिया था? तो 1844 ईस्वी में अंग्रेजों ने यह अपना राज्य 1844 में अपने अधिकार में ले लिया था। पांचवा, अंग्रेजों ने अलवर पर अधिकार कब कर लिया था? अलवर पर अधिकार करके अलवर को 2 भागों में विभक्त कब कर दिया था? तो 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में अंग्रेजों ने अलवर को 2 भागों में विभक्त कर दिया था अलवर पर अधिकार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6वें नंबर का। आइए देखते हैं 6वें नंबर का क्वेश्चन। किसने नसीराबाद सैनिक किसने नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था? तो डूंगजी और जवाहरजी और लोटू जाट ने नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। डूंगजी, जवाहरजी और लोटू जाट ने नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। ये सीकर से संबंध रखते हैं। डूंगजी और लोटू जी दोनों सीकर के रहने वाले थे। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई थी? तो 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई थी। 8वें नंबर का देखते हैं अपन, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी। नवा क्वेश्चन, जोधपुर लीजियन का गठन कब किया गया था? तो जोधपुर लीजियन का गठन 1835 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर पर, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी? तो 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी। 11वां क्वेश्चन, कंपनी इन सभी बटालियन को रखरखाव से संबंधित खर्च किससे वसूल करते थे? तो ये उसके संबंधित राज्य से वसूल करते थे। जो सहायता हुई थी, जो संधियां हुई थी राजस्थान में, सहायक संधि हुई थी 1817 और 1818 की जो संधियां हुई थी, उनमें कंपनी की यह शर्त थी कि जो कंपनी सेना रखेगी और उस राज्य की सुरक्षा के लिए सेना रखेगी तो राज्य को उसका खर्चा उठाना पड़ेगा, लेकिन वो कंपनी जो अंग्रेजों के नेतृत्व में रहेगी, कंपनी के नेतृत्व में रहेगी वो सेना, और खर्चा राज्य देंगे उसका। तो 12वां क्वेश्चन है, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो भारत में जो शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, मंगल पांडे के द्वारा। 13वां, 1857 के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो 1857 के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सावर मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे उदयपुर के। 1857 के समय पर मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मोक मेसन मारवाड़ के थे, यानी कि जोधपुर के। 1857 के समय पर जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो वो थे कर्नल ईडन जयपुर के थे। 1857 के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो राजस्थान में जो एजीजी थे वो थे जॉर्ज मैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के एजीजी थे। मेवाड़ के पीए जो थे, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सॉवर्स थे। मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन थे और जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन थे और कर्नल वाल्टन कोटा के थे उस समय पर। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थीं? तो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थीं 1857 के समय पर। वो 6 सैनिक छावनी कौन कौन सी थी? नीमच, नसीराबाद, एरनपुरा, खैरवाड़ा और ब्यावर और देवली। ये 6 सैनिक छावनियां थीं। 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान की सभी सैनिक छावनियों में भारतीय कितने सैनिक थे? तो लगभग 5000 सैनिक थे भारतीय सैनिक। राजस्थान की 6 सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिक थे और
अंग्रेज सैनिक कितने थे? तो मात्र 30 सैनिक थे अंग्रेज सैनिक, 5000 पे 30 ने काबू किया हुआ था। मेरठ विद्रोह की सूचना लॉरेंस को कब मिली थी? तो 19 मई 1857 को माउंट आबू में मिली थी। उस समय पे एजीजी लॉरेंस माउंट आबू में थे। 19 मई 1857 को मेरठ विद्रोह की सूचना उन्हें प्राप्त हुई थी। नसीराबाद छावनी ने विद्रोह कब किया था? तो नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, नसीराबाद में किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी? तो नसीराबाद छावनी में विद्रोह के समय पर मेजर स्पर्टिस वुड और न्यूबरी नामक 2 अंग्रेज ऑफिसर्स की हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, नीमच में विद्रोह कब हुआ? तो 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में नीमच में विद्रोह हुआ था। नीमच में जो विद्रोह हुआ था वो मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में 3 जून 1857 को हुआ था। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, नीमच छावनी के कप्तान कौन थे? तो नीमच छावनी में जो कप्तान थे वो थे मैकडोनाल्ड उस समय पे नीमच छावनी के कप्तान थे। नेक्स्ट, किसकी सहायता से मेजर सॉवर्स ने नीमच पर पूर्ण अधिकार कर लिया था? तो नीमच पर पूर्ण अधिकार पॉलिटिकल एजेंट सॉवर्स ने किया था, जिसमें उसने मदद ली थी कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेना की। कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेना की सहायता से मेजर सॉवर्स ने नीमच पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। 26वां क्वेश्चन है, जोधपुर लीजियंस में विद्रोह का आगाज किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जोधपुर लीजियंस में विद्रोह का जो आगाज हुआ था वो हुआ था मोती खां। ये मोती खां है, का नहीं है, मोती खां सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में। यानी कि मोती खां सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में जोधपुर लीजियंस में विद्रोह हुआ था सन 1857 ईस्वी में। सॉरी। 27वां, बिठौड़ा, जो पाली जिले में पड़ता है। बिठौड़ा का युद्ध कहते हैं पाली जिले में। बिठौड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठौड़ा का युद्ध हुआ था। ये कैप्टन हितकोट व जोधपुर के महाराज तख्त सिंह की शाही सेना थी, शुक्त सेना, और ठाकुर कुशाल सिंह के बीच में हुआ था। यानी कि बिठौड़ा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? बिठौड़ा का युद्ध हुआ था ठाकुर कुशाल सिंह जिन्होंने के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, ठाकुर कुशाल सिंह, और कैप्टन हितकौड़ जो कि महाराज तख्त सिंह की शाही सेना लेकर आए थे, उनके बीच में, इन दोनों के मध्य में युद्ध हुआ था बिठौड़ा का। अगला है, चेलाराम का युद्ध कब हुआ था? तो चेलाराम का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 ईस्वी को। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन और ठाकुर खुशाल सिंह के मध्य यह युद्ध हुआ था, जिसमें जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन की गला काट दिया था। क्रांतिकारियों ने गला काट दिया था और गला काट के एक गीत गाया था, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बाजियो, एजेंट को मार कर दरवाजे पे टांगियो। इस तरह से गीत गा के इन्होंने इसका जो कटा हुआ गला है वो दरवाजे पे टांग दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर आउवा के गेट पर टांग दिया था, गेट पर लटका दिया था? तो वो अंग्रेज अधिकारी था मॉक मेसन का सिर काट के आउवा के गेट पर लटका दिया था। और उस समय पे जो अभी मैंने बताया आपको फेमस गीत था वो गाया था उन्होंने, जनता ने, क्रांतिकारियों ने। किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर आउवा के किले पे काट दिया था? तो ये हो गया क्वेश्चन मेक मर्चेंट। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में आक्रमण कर जनवरी 1858 में आउवा के किले पर अधिकार कर लिया था? तो ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुनः आउवा के किले पर अधिकार कर लिया था। 31, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बाजियो, एजेंट को मार कर दरवाजे पर टांगियो। ये गीत था। इस गीत को किसके सर को काटने के बाद की बात कही गई है? इस गीत में किसके सर को काटने की बात की गई है? तो मोक मेसन के सिर को काटने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, कोटा विद्रोह कब हुआ था? कोटा में विद्रोह कब हुआ था? तो कोटा में 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को विद्रोह हुआ था। कोटा का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जयदयाल और मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में विद्रोह हुआ था।
जयदयाल एक वकील था। जयदयाल और मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा विद्रोह हुआ था। 34 क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित क्रांति कहां की थी? ये 2 बार सुनियोजित लग गया है। राजस्थान में सर्वाधिक सुनियोजित क्रांति कहां की थी? तो वो कोटा की क्रांति थी, जो प्लानिंग के तौर पे की गई थी। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित क्रांति कोटा की थी। 35 नंबर, कहां के विद्रोही और क्रांतिकारियों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर शहर में घुमाया था? तो कैप्टन बर्टन का सिर काट के क्रांतिकारियों ने कोटा में शहर के अंदर घुमाया था इसको। 36, कोटा विद्रोह के समय पर वहां के शासक कौन थे? तो महारावल राम सिंह द्वितीय कोटा में उस समय शासक थे, जिन्हें भी बंदी बना दिया था क्रांतिकारियों ने। अंग्रेजों ने दोबारा सभी रियासतों पर अपना नियंत्रण कब तक स्थापित कर लिया था? तो अंग्रेजों ने अपना पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया था जून 1858 ईस्वी तक। 3 पाठ का नाम है आधुनिक राजस्थान का निर्माण, यानी कि ये एकीकरण है। इस पाठ के अंदर राजस्थान का एकीकरण दिया हुआ है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राजस्थान के एकीकरण की चर्चा किसके आदेश के बाद प्रारंभ हुई थी? तो सन 1939 में वायसरॉय लिनलिथगो के आदेश के बाद राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। ये नाम याद रखना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एकीकरण का आदेश वायसरॉय लिनलिथगो ने दिया था, न कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण में भूमिका निभाई थी, लेकिन आदेश वायसराय का था, वायसराय लिनलिथगो का। यस। दूसरा क्वेश्चन, एकीकरण से पहले राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो अजमेर मेरवाड़ा जो है वो राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश था एकीकरण से पहले। तीसरा क्वेश्चन, एकीकरण से पहले कुल 3 ठिकाने थे, वो कौन कौन से 3 ठिकाने थे? तो एकीकरण से पहले जो 3 ठिकाने थे वो थे कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। ये 3 ठिकाने थे जो एकीकरण से पूर्व राजस्थान में मौजूद थे। चौथा क्वेश्चन, एकीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो सन 1946 में एकीकरण का प्रथम प्रयास किया था कोटा के शासक भीम सिंह द्वारा। कोटा के शासक भीम सिंह ने प्रथम प्रयास किया था एकीकरण का। और भीम सिंह के बाद किसने एकीकरण का प्रयास किया था? तो भीम सिंह के बाद एकीकरण का प्रयास जो किया था वो किया था मेवाड़ के महाराणा ने, यानी कि उदयपुर के महाराणा ने एकीकरण का प्रयास किया था, जो 25 और 26 जून 1946 को किया था। 25 और 26 जून 1946 को मेवाड़ के महाराणा द्वारा दूसरी बार राजस्थान में ऐसा कोई प्रयास किया गया था, लेकिन ये सारे प्रयास असफल हो गए थे, क्योंकि इनमें इनका व्यक्तिगत हित ज्यादा था, इसलिए ये सफल नहीं हो पाए थे, ये प्रयास इनके सफल नहीं हुए थे। इसके बाद एकीकरण, तो इस अध्याय के अंदर एक टेबल दी हुई है राजस्थान के एकीकरण की। तो आइए किताब की ओर चलते हैं। हाँ दोस्तों, तो इस एकीकरण के चरणों को देखते हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग जो कि किताब में दी हुई है। प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था, इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था, जो 17-18 मार्च 1948 को जिसका गठन हुआ था। इसके अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। अलवर को इसकी राजधानी बनाया गया था और धौलपुर के महाराज उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। शोभाराम कुमावत यहाँ के प्रधानमंत्री थे। यानी कि मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे? तो धौलपुर महाराज उदयभान सिंह। और मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे शोभाराम कुमावत। इसके बाद दूसरा चरण आता है। दूसरे चरण के अंतर्गत पूर्वी राजस्थान नाम रखा गया था, पूर्वी राजस्थान के नाम से संघ बनाया गया था। दूसरे चरण में पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ भी इसको कहा गया था, जो कि 25 मार्च 1948 को बना था। 25 मार्च 1948 को इसमें 9 रियासत और 2 ठिकानों को मिलाकर बनाया गया था। ये 9 रियासत कौन कौन सी थी? बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा रियासत थी, तथा 2 ठिकाने थे कुशलगढ़ और लावा। इन 2 ठिकानों को मिलाकर 9 रियासत और 2 ठिकानों को मिलाकर द्वितीय चरण पूर्ण हुआ था, जिसमें कोटा को राजधानी बनाया गया था एवं कोटा के महाराज भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था और गोकुल लाल असावा यहाँ के प्रधानमंत्री थे। यानी कि पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ के राज प्रमुख कौन थे? तो कोटा के महाराज भीम सिंह राज प्रमुख थे और गोकुल लाल असावा प्रधानमंत्री थे। तीसरे चरण पे आते हैं। तो तीसरा चरण जो है संयुक्त राजस्थान के नाम से गठन किया गया था तीसरे चरण का, और 18 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान मेवाड़ रियासत का विलय कर दिया गया था। संयुक्त राजस्थान में ये संयुक्त राजस्थान में नहीं, संयुक्त राजस्थान में जो है पूर्वी राजस्थान और
मेवाड़ रियासत का विलय कर दिया था। पूर्वी राजस्थान में उदयपुर रियासत को मिला दिया गया था और संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था। मेवाड़ के भूपाल सिंह को राष्ट्र प्रमुख बनाया गया था और माणिकलाल वर्मा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। माणिकलाल वर्मा कहां के प्रधानमंत्री थे? तो संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा थे, जबकि भूपाल सिंह राष्ट्र प्रमुख थे। और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर चौथे चरण की बारी आती है, यहां पर बृहद राजस्थान इसका नाम रखा गया था और संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का विलय कर दिया गया था। जो संयुक्त राजस्थान था, अभी पूर्वी राजस्थान और मेवाड़ संघ को मिला के बनाया था, उसी में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इन 4 रियासतों का विलय और कर दिया गया था। तो बृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी इसी दिन, यानी कि 30 मार्च 1949 को विलय होने के कारण 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। जयपुर के शासक मानसिंह द्वितीय को राष्ट्र प्रमुख बनाया गया था और हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर नाम हीरालाल शास्त्री का आता है। तो राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री थे। और महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया था। यहां पर महाराज प्रमुख महाराजा भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, और राष्ट्र प्रमुख बने थे मानसिंह द्वितीय। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था। अब आता है 5वां चरण। 5वें चरण में इसका नाम हो गया था संयुक्त बृहद राजस्थान। 15 मई 1949 को हुआ था संयुक्त बृहद राजस्थान, क्योंकि जो बृहद राजस्थान था उसमें प्रथम चरण के अंदर बने हुए मत्स्य संघ का भी एकीकरण कर दिया गया था। बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ और नीम राणा ठिकाने का भी राजस्थान के अंदर विलय हुआ था। मत्स्य संघ और नीम राणा ठिकाने को बृहद राजस्थान में मिला के संयुक्त बृहद राजस्थान का गठन हुआ था 15 मई 1949 को। पंचम चरण इस तरह से पूर्ण हुआ था। इसके बाद छठवां चरण हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इसमें राजस्थान पूरा नाम रखा गया था राजस्थान। छठवें चरण का नाम राजस्थान रखा गया था, जिसमें सिरोही क्षेत्र को विलय कर दिया गया था, लेकिन देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़ दिया गया था। देलवाड़ा और आबू क्षेत्र को छोड़ के सिरोही रियासत को बृहद राजस्थान में मिला दिया था और इसका नाम राजस्थान हो गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और 7वां और अंतिम चरण जो हुआ, वो 7वां और अंतिम चरण में भी राजस्थान नाम ही रहा था, जो कि 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। इसमें राजस्थान में आबू और दिलवाड़ा का क्षेत्र, अजमेर और मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश थे, आबू, दिलवाड़ा, अजमेर और मेरवाड़ा, व मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, मंदसौर के सुनैल टप्पा क्षेत्र को विलय करके एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया था। यानी कि 7वें चरण में क्या हुआ था? 7वें चरण में जो सिरोही रियासत से आबू और दिलवाड़ा छोड़ दिया गया था वो आ गया, अजमेर और मेरवाड़ा को मिला लिया गया था और मंदसौर के सुनैल टप्पा क्षेत्र को राजस्थान में विलय कर लिया गया था और हमारे 7वें चरणों की एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी। इस दौरान 7वें चरण में झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंपा गया था। झालावाड़ का सिरोंज मध्य प्रदेश को दे दिया गया था और मध्य प्रदेश से सुनैल टप्पा को राजस्थान में शामिल कर लिया गया था। इस तरह से राजस्थान के 7वें चरण की एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी और राजस्थान में 7वें चरणों की एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण रूप दिया गया था। टॉपिक का नाम है जनसंख्या। आइए बिना देर करे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में जनगणना का कार्य किया जाता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, जनसंख्या कितने वर्षों में की जाती है? तो 10 वर्षों में की जाती है। भारत में जनगणना का कार्य कब शुरू हुआ था? 1872 में शुरू हुआ था, लॉर्ड मेयो के आदेश से, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के दौरान। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? तो 6.85 करोड़ जनसंख्या है राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार। राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो 5.7% है। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर सन 2011 में कितनी थी? तो 21.31% राजस्थान की जनसंख्या दशकीय वृद्धि थी। राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? तो बाड़मेर की वृद्धि दर सर्वाधिक थी, जो 32.5% थी। राजस्थान की सबसे कम वृद्धि किस जिले में हुई थी? वृद्धि दर किस जिले की रही थी? तो गंगानगर की रही थी, सिर्फ 10%। राजस्थान की जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पूरे राजस्थान की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान में व्यक्ति रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां का है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर जिले का है, जो 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद भरतपुर का नंबर आता है, जो 500 से ऊपर है। यानी कि 500 से अधिक घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर वाले राजस्थान में केवल 2 ही जिले हैं, जयपुर और भरतपुर।
11वां क्वेश्चन, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां का है? तो जैसलमेर का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश पूरे राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो भी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जयपुर में निवास करती है? तो जयपुर में 10% जनसंख्या निवास करती है, जबकि जैसलमेर में केवल 1% निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो राजस्थान का 61% भूभाग है, वहां पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो 40% जनसंख्या निवास करती है, लेकिन वहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का 61% भूभाग फैला हुआ है। 15वां क्वेश्चन, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 16वां, पूर्वी मैदानी भाग जो कि राजस्थान का 20% है, में कितनी जनसंख्या है? पूर्वी मैदानी भाग में, जहां पर कि राजस्थान के कुल भूभाग का 20% भूभाग है, उस पर राजस्थान की 33% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान की यही निवास करती है। पूर्वी मैदानी भाग का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो पूर्वी मैदानी भाग के, अकेले पूर्वी मैदानी भाग की बात करें तो 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के अकॉर्डिंग यहां पर रहते थे पूर्वी मैदानी भाग में। अगला है 18वां नंबर का, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात क्या था? तो 928 था लिंगानुपात, 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर। 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात क्या था? तो 888 था। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का था, जहां 994 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर थीं, और राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का था, जहां 846 ही थी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता प्रतिशत कितना था? तो 66.11% लोग साक्षर थे राजस्थान में। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस जिले का था? तो कोटा का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत था, जो था 76.6% कोटा जिले की साक्षरता थी। सबसे कम साक्षरता वाला जिला था जालौर, जहां 52.12% था। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला था झुंझुनू, और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोटा था। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला प्रतापगढ़ था, जबकि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला जालौर था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता किस जिले की थी? सर्वाधिक नगरीय साक्षरता कोटा जिले की थी, जबकि सबसे कम नगरीय साक्षरता डूंगरपुर की थी। नेक्स्ट 32 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति थी? तो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी 13.5% थे। राजस्थान में कौन सी जनजाति निवास करती हैं? तो राजस्थान में जो जनजाति निवास करती हैं वो है भील, मेड़ा, डामोर, सांसी, गरासिया और शहारिया। भील, मेड़ा, डामोर, सांसी, गरासिया और शहारिया, ये 6 जनजातियां मुख्य तौर पर राजस्थान में निवास करती हैं। नेक्स्ट है 34, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो मीणा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान में, और पढ़ी लिखी भी मीणा ही जनजाति है राजस्थान में, जितनी भी जनजातियां हैं उनके कंपैरेटिव में। राजस्थान में प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो भील सबसे प्राचीन जनजाति है। डामोर जनजाति कहां पाई जाती है? तो डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। सीमलवाड़ा क्षेत्र है डूंगरपुर जिले का, जहां पर के डामोर जनजाति पाई जाती है। गरासिया जनजाति मुख्यतः कहां पाई जाती है? तो सिरोही जिले के आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील में पाई जाती है गरासिया जनजाति, सिरोही जिले के आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील में। सांसी जनजाति कहां पाई जाती है? तो सांसी जनजाति जो है भरतपुर में पाई जाती है। राजस्थान की कौन सी जनजाति जिसे भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है, वो है शहारिया जनजाति, जिसे आदिवासी माना गया है। अभी भी भारत सरकार ने आदिवासी जनजाति के तौर पर मान रखा है जिसे। अगला है, राजस्थान की सर्वाधिक शहारिया जनजाति पाई जाती है तो 12 जिले की शाहबाद व किशनगढ़ तहसील में, 12 जिले की शाहबाद व किशनगढ़ तहसील में पाई जाती है। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उद्योग नामक पाठ पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं बिना देर करें। पहला क्वेश्चन,
ऊन से बनी बरड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? बरड़ी शब्द याद रखना, बरड़ी, ऊन से बनी बरड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर की बरड़ी प्रसिद्ध है। ऊन के कंबल कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। जौ, तिलहन, बीज, मसाले और मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। सॉरी। राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत फास्फेट उत्पादन तो होता है? फास्फेट, राजस्थान में देश का 90% फास्फेट उत्पादन होता है। तांबे से बने उद्योग से संबंधित जिले कौन से हैं? तो झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही और बीकानेर। ये तांबे के से रिलेटेड उद्योगों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, सोने चांदी के आभूषण का निर्माण के लिए प्रसिद्ध जिला है जयपुर। संगमरमर के लिए प्रसिद्ध स्थान है राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर और बांसवाड़ा संगमरमर के लिए प्रसिद्ध हैं। लाल पत्थर के लिए धौलपुर प्रसिद्ध है। पीले पत्थर के लिए जैसलमेर प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम मिल कब और कहां स्थापित हुई थी? तो यह ब्यावर में स्थापित हुई थी सन 1889 में। 1889 में ब्यावर के अंदर द कृष्णा मिल लिमिटेड के नाम से स्थापित हुई थी। द कृष्णा मिल लिमिटेड के नाम से यह स्थापित हुई थी। 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान में की वस्त्र नगरी कौन सी है? राजस्थान की वस्त्र नगरी या मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान किसे कहते हैं? तो भीलवाड़ा को कहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान भीलवाड़ा, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। किन मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई थी? तो हनुमानगढ़ की गंगानगर और गुलाबपुरा भीलवाड़ा की सहकारी मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल की स्थापना की गई थी। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग संघ, जिनिंग मिल संघ को किस नाम से जाना जाता है? तो स्पिनिंग फेड कहते हैं इसको, स्पिन फेड। नेक्स्ट है, सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होता है? तो सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला। चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला, ये सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल होता है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए किस कच्चे माल की सर्वाधिक उपलब्धता है? तो राजस्थान में चूने पत्थर के भंडार, प्रचुर भंडार हैं, तो चूने पत्थर की उपलब्धता सर्वाधिक है। राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कहां की गई थी? तो राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना लाखेरी नामक स्थान पर की गई थी। लाखेरी, जो कि बूंदी जिले में पड़ता है, प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना। सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा जिला आदर्श जिला माना जाता है? तो चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उद्योग के लिए आदर्श माना जाता है। बिरला सीमेंट वर्क्स कहां पर स्थापित है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में बिरला सीमेंट वर्क्स है। जेके व्हाइट सीमेंट कहां पर है? तो जेके व्हाइट सीमेंट नागौर के अंदर है। श्री सीमेंट का कारखाना कहां पर है? ब्यावर के अंदर है। और जेके सीमेंट वर्क्स कहां पर है? ये निम्बाहेड़ा के अंदर है। ये थोड़ा सा अंतर है, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा के अंदर, जबकि जेके व्हाइट सीमेंट नागौर के अंदर, ध्यान रखना। राजस्थान में प्रथम शक्कर मिल किस जिले में स्थापित की गई थी? तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थापित की गई थी प्रथम शक्कर मिल राजस्थान की, जो कि एक निजी क्षेत्र की मिल थी। राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल को किस नाम से जाना जाता है? तो 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर, द मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर के नाम से 1932 में स्थापित हुई थी राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल। द मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर क्षेत्र में स्थापित की गई थी, निजी क्षेत्र में स्थापित की गई, ये निजी क्षेत्र की मिल थी द मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर। राजस्थान में कहां कहां शुगर मिल हैं? शुगर मिल राजस्थान में कौन कौन सी जगह पर है? तो चित्तौड़गढ़, केसरायपाटन, चित्तौड़गढ़, केसरायपाटन और गंगानगर में स्थित है। सेज क्या है? सेज का पूर्ण नाम क्या है? स्पेशल इकोनॉमिकल जोन को सेज कहते हैं, SEZ, सेज, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन। राज्य का सबसे बड़ा सेज स्थापित कहां पर किया गया है? तो जयपुर जिले के सीतानगर में, जयपुर शहर में सीतानगर इंडस्ट्रियल एरिया में सेज स्थापित किया गया है। अध्याय का नाम है परिवहन एवं पर्यटन। पहला क्वेश्चन, किस क्षेत्र की रक्तवाहिनी, किसे क्षेत्र की रक्तवाहिनी कहा जाता है? तो परिवहन को उस क्षेत्र की रक्तवाहिनी कहा जाता है। रक्तवाहिनी, जैसे हमारे शरीर में जो रक्तवाहिनियां होती हैं जिनके थ्रू हमारे शरीर का ब्लड और ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, उसी तरह से परिवहन से माल और आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है, परिवहन के माध्यम से होती है। तो
उस क्षेत्र को रक्तवाहिनी कहते हैं। किस क्षेत्र को रक्तवाहिनी कहते हैं? तो परिवहन को रक्तवाहिनी कहते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कौन कौन से महानगर आते हैं? तो सबको पता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। नेक्स्ट है, स्थल पर लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए कौन सा साधन सस्ता है? तो रेल मार्ग सबसे सस्ता साधन है। भारत की प्रथम रेल कहां और कब चली थी? तो प्रथम रेल जो चली थी वो 1853 में चली थी, महाराष्ट्र में मुंबई से थाने के बीच में चली थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली रेल यात्रा कब शुरू हुई थी? तो अप्रैल 1874 में शुरू हुई थी। बांदीकुई से, जो वर्तमान में दौसा जिले में पड़ता है, बांदीकुई से आगरा फोर्ट के बीच में, आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बांदीकुई से आगरा फोर्ट के बीच में अप्रैल 1874 में राजस्थान के अंदर पहली ट्रेन स्टार्ट हुई थी। छठवां क्वेश्चन है, राजस्थान का रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6000 किलोमीटर राजस्थान में कुल रेल मार्ग की लंबाई है। राजस्थान में कितने रेलवे जोन है? तो 2 रेलवे जोन है राजस्थान में, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और दूसरा है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन 2 जोन है राजस्थान में। राजस्थान में कुल कितने रेलवे मंडल हैं? तो 5 हैं, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। राजस्थान के जयपुर में मेट्रो की शुरुआत कब की गई थी? तो जून 2015 से मेट्रो की शुरुआत हुई थी जयपुर में जून 2015 से मेट्रो प्रारंभ हुआ था। राजस्थान का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? तो जयपुर के निकट सांगानेर था। जयपुर में सांगानेर हवाई अड्डा जो है वो राजस्थान का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां पर है? तो जयपुर के डबोक में। जयपुर के डबोक में जो हवाई अड्डा है उसका नाम है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, रातानाडा हवाई अड्डा स्थित है? तो रातानाडा एक जगह का नाम है जोधपुर के अंदर। जोधपुर में एक जगह है रातानाडा हवाई अड्डा, रातानाडा, जहां पर कि हवाई अड्डा बना हुआ है जो कि एयरफोर्स और सिविल दोनों के लिए है, दोनों के यूज के लिए काम आता है। नेक्स्ट है, घड़ियाल और मगरमच्छ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो चंबल अभ्यारण्य है। अगला है, पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी कहां तक चलती है? तो पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी जो चलती है वो दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक चलती है। राजस्थान के किन किन जिलों में पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी चलती है? तो राजस्थान के जो जिले हैं वो हैं जोधपुर, चित्तौड़, उदयपुर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर और भरतपुर। जहां मुख्य पर्यटकों के केंद्र हैं वहां तक पैलेस ऑन व्हील्स चलती है। जोधपुर, चित्तौड़, उदयपुर, जयपुर, सवाईमाधोपुर और जैसलमेर और भरतपुर, इन जगहों पर पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन चलती है राजस्थान में। पेइंग गेस्ट योजना का संबंध किससे है? तो ये पर्यटन विभाग से पेइंग गेस्ट योजना का संबंध, अपने घर पे पर्यटक को रोक सकते हैं इस योजना के अंतर्गत। ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव जो है। और मरु महोत्सव कहां मनाया जाता है? जैसलमेर में। पतंग महोत्सव कहां मनाया जाता है? जयपुर में। कुंभलगढ़ महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो राजसमंद में मनाया जाता है कुंभलगढ़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है जोधपुर में। और उदयपुर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? मेवाड़ महोत्सव। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद में, पतंग महोत्सव जयपुर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में। ये महोत्सव राजस्थान में प्रमुखतः मनाए जाते हैं। और ब्रज महोत्सव भरतपुर में। इसमें क्या है कि जो भी योजनाएं राज्य सरकार या केंद्र सरकार बनाती हैं वो किसी भी क्षेत्र के लिए आम जनता के हित के लिए होते हैं, चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, महिला विकास हो, बाल विकास हो, कृषि हो, उद्योग हो और दलित उत्थान हो, किसी भी तरह का हो, दिव्यांग के जनों के लिए हो, किसी भी तरह के आम जन हिताय के लिए जो योजनाएं बनती हैं वो योजनाएं हमारी इस चैप्टर के अंदर दे रखी है। आइए देखते हैं। सरकार द्वारा संचालित जन योजनाओं में कृषि संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, महिला सशक्तिकरण संबंधी, ग्रामीण विकास संबंधी, आर्थिक क्षेत्र के संबंधी योजनाएं प्रमुख हैं जिनका अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम कृषि संबंधी योजनाएं। ये इस टेबल के माध्यम से हम देखेंगे। इस टेबल में देखो आप, पहली योजना है कृषि कल्याण कोष। योजना का नाम है कृषि कल्याण कोष और इसका जो उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है किसानों के उत्पादन का उचित मूल्य प्रदान करना। दूसरी योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। इसका उद्देश्य है गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन करना। अगली है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य है कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि या बढ़ावा देना, वृद्धि दर को बढ़ावा देना। चौथी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसमें फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी को उपलब्ध कराना है इस योजना के अंतर्गत। पांचवा है प्रधानमंत्री फसल योजना, फसल बीमा योजना। इसमें फसलों का बीमा करके किसानों को राहत देते हैं। अगर कोई आपदा आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा से राहत देने के लिए हम
ये योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयुष मिशन। तो राष्ट्रीय आयुष मिशन का मतलब है, आयुष होता है औषधियों से संबंधित, इलाज से संबंधित। औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों को उपलब्ध कर सहजता से उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है, राष्ट्रीय आयुष मिशन का। अगला है किसान कलेवा योजना। किसान कलेवा योजना के अंतर्गत किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार के लिए जो सहायता दी जाती है वो है किसान कलेवा योजना। ऐसे किसानों को ये दी जाती है जो किसान मंडी में आते हैं, अपने गांव से आते हैं, खाना खा के नहीं आते हैं, गांव से आके मंडी में आके मंडी में आते हैं और शहर में आके उन्हें खाना खाना पड़ता है, तो मंडी में उन्हें सस्ते दामों पर 8-10 रुपए में भी पूरा खाना मिलता है, तो उसे कहते हैं किसान कलेवा योजना, वो योजना है। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, इसके अंतर्गत कृषि व्यापार के लिए, कृषि एवं कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों, कृषि श्रमिकों तथा मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है इस योजना का उद्देश्य। अगली योजना है आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं हैं। अभी हम कृषि से संबंधित पढ़ रहे थे, अब आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं देखते हैं। आर्थिक क्षेत्र की पहली योजना है भामाशाह रोजगार सृजन योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? युवा, शिक्षित बेरोजगार महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग जनों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। दूसरी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसके अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास द्वारा गरीबी निवारण का प्रयास किया जाता है। तीसरी है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इससे पहले बेरोजगारी भत्ता कहते थे, अब इसका नाम बदल के मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कर दिया है। यानी कि बेरोजगारी भत्ता देते हैं 2 वर्ष की अवधि के लिए शिक्षित युवाओं को, इसका नाम कर दिया है अब मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। चौथी है भामाशाह योजना। तो भामाशाह योजना जो है ये वित्तीय और गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य करती है ये योजना। अगला है स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना पहली योजना है, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। इसमें मातृ और शिशु दर को कम करने के लिए उद्देश्य से योजना चलाई गई है। दूसरे नंबर पर आशा सहयोगिनी, गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित प्रसव और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए घर पर पोषण एवं पोषण सहायता सेवा के लिए सहायता सेवा उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आशा सहयोगिनी कुछ महिलाओं को लगा रखा है इसमें। महिलाएं घर घर जाकर जो महिला गर्भ धारण करती है उस गर्भ धारण करने वाली महिला को पोषण सामग्री उपलब्ध कराती हैं और उसे गाइड भी करती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करते हुए न्याय संगत, सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं को सार्वभौम के लिए बनाए रखना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करते हुए न्याय संगत, सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौम बनाना। अगली है जननी एक्सप्रेस। तो गर्भवती महिलाओं को एवं नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थानों तक लाने और घर तक ले जाने का कार्य करती हैं जननी एक्सप्रेस। यानी कि ये वो हैं एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराती हैं गर्भवती महिलाओं के लिए। अस्पताल तक लाने, घर से अस्पताल तक लाना और प्रसव के बाद वापस घर तक पहुंचाना। आयुष्मान भारत योजना सरकारी एवं निजी अस्पतालों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराती है ये योजना। आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवा राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क उपलब्ध कराती हैं। निशुल्क उपलब्ध कराना एवं वहां बीमारियों का निशुल्क जांच प्रदान करना भी इस योजना का उद्देश्य है।
यानी कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, हॉस्पिटल्स में जो फ्री दवाई मिलती हैं वो हैं, और हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, राज्य के हॉस्पिटल्स में जो जांचें भी फ्री होती हैं तो वो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत आती हैं। अगली योजनाएं हैं महिला सशक्तिकरण की योजनाएं। तो महिला सशक्तिकरण की योजनाओं में आओ देखते हैं। पहली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कन्या भ्रूण हत्या रोकना, कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला है सेकंड नंबर स्वावलंबन योजना। तो गरीब महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं और ग्रामीण महिलाओं का जीवन स्तर में सुधार करना इस योजना का उद्देश्य है। साझा अभियान, बाल विवाह से मुक्त करना इस योजना का उद्देश्य है। गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, इसके अंतर्गत बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करना इस योजना का उद्देश्य है। यानी कि गरिमा बालिका संरक्षण सम्मान योजना, तो इसके अंदर बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। पांचवी है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। तो लड़कियों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगली है छठवीं आईएम शक्ति फंड। तो महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का उद्देश्य है। आईएम शक्ति फंड, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगली योजनाएं हैं ग्रामीण विकास योजनाएं। तो ग्रामीण विकास योजनाओं में देखते हैं। पहली योजना है मुख्यमंत्री आदर्श पंचायत योजना। चयनित गांवों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। दूसरी है स्वच्छ भारत अभियान योजना। स्वच्छता हेतु देश में खुले में शौच मुक्त बनाना, कचरे का संग्रहण एवं निस्तारण आदि इस योजना का उद्देश्य है। तीसरी है अटल भूजल योजना। सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो विशेष क्षेत्रों में जैसे मेवात, डांग, मगरा, सीमांत क्षेत्रों में का विकास करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा। तो ग्रामीण परिवारों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन के लिए 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना, ये इस योजना का उपलब्ध है। न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। अगला ग्रामीण गौरव पथ। तो ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना इस योजना का उद्देश्य है। और आठवां है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना ही इस योजना का उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं और भी हैं। इनके अतिरिक्त इन प्रमुख योजनाओं के अलावा ग्रामीण और कृषि विकास अभिकरण, राजस्थान राज्य प्रौद्योगिकी विकास एवं निवेश निगम रीको, राजस्थान राज्य प्रौद्योगिकी विकास निवेश निगम, यह है रीको। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजसीको, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, गार्गी पुरस्कार निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, लैपटॉप वितरण योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, अक्षय पेटिका योजना संचालित हो रही हैं। ये शिक्षा के क्षेत्र की योजनाएं हैं। समाज के कमजोर एवं अपेक्षित वर्गों को सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से विशेष
ध्यान दिया जाता रहा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुप्रीति योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, सहयोग एवं उपहार योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। आगे है राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाएं का लाभ आमजन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से पहुंचे, इसके लिए राजस्थान जन आधार योजना 2019 प्रारंभ की गई है। इसके तहत प्रदेश के निवासियों को, परिवारीजनों को जन आधार कार्ड का प्राप्त होगा। इस कार्ड पर सरकारी सुविधाओं के लाभ लेने तथा पहचान पते के प्रमाण के लिए भी काम आएगा। नेक्स्ट है सतत विकास योजना 2030। ये क्या है, आइए इसको भी देख लेते हैं। सतत विकास योजना 2030 हाँ जी, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा 2015 में सतत विकास एजेंडा अपनाया गया। इस कार्य की योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी को सभी रूप और सभी जगह से समाप्त करना था। इस एजेंडे के द्वारा 17 लक्ष्यों का चयन किया गया है, जिन्हें 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया है। कौन कौन से लक्ष्य हैं वो? 17। आइए देखते हैं। पहला है गरीबी का अंत, दूसरा भुखमरी समाप्त करना, तीसरा अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर उपलब्ध कराना, चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा लैंगिक समानता, छठवां है शुद्ध जल एवं स्वच्छता। सातवां किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचों का विकास, असमानता में कमी। 11 नंबर साधारणीय शहर एवं समुदाय। 12 सतत उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, पानी में जीवन। 15 है भूमि जीवन। 16वां शांति न्याय और सुदृढ़ संस्थान। और लास्ट 17वां है लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक भागीदारी। इन विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में हमारे गांव की ओर विशेष प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारी योजनाओं का सारा टॉपिक था। नमस्कार मित्रों, आज आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के हमारा राजस्थान नाम की किताब को हम पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं इस समय पे एग्जाम पार आपकी बात यूट्यूब चैनल पर इसको पढ़ रहे हैं। और अभी तक आपसे अनुरोध है कि अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारा चैनल तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, ये रेड बटन की आइकन पे क्लिक करके, क्योंकि यहां पर हमने हमारा राजस्थान के क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के सारे क्वेश्चंस वन लाइनर के तौर पे हम अब तक कर चुके हैं और 6 और 7 हम पूरी तरह से कर चुके हैं और क्लास 8 का इस समय पे हम 8वां चैप्टर कर रहे हैं आज वन लाइनर के फॉर्म में। और इनके बाद में मेरा ऐसा विश्वास है इन वन लाइनर क्वेश्चंस को करने के बाद किताब के अंदर एक भी क्वेश्चंस आपको नहीं बचेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। हमारा राजस्थान कक्षा 8 का अध्याय 8, अध्याय का नाम है जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। पहला क्वेश्चन है
भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत जो की थी वो विनोबा भावे ने की थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के तिरुचपल्ली नामक स्थान से हुई थी। तेलंगाना के तिरुचपल्ली नामक स्थान से 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? यह है जमीनी स्वामित्व की विषमता दूर करने से संबंधित है। जमीनी स्वामित्व की विषमता दूर करने से संबंधित है भूदान आंदोलन। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान में के किस जिले में भूदान किया गया? तो नागौर जिले में किया गया। राज्य सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया? ग्राम दान अधिनियम 1971 पारित किया था राज्य सरकार द्वारा। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा ग्राम दान अधिनियम 1971 पारित किया गया था। छठवां क्वेश्चन है, आजादी के समय पर राजस्थान के कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी आजादी के समय पर। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ है 1955 में लागू हुआ था राजस्थान काश्तकारी अधिनियम। राजस्थान में भू राजस्व अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1956 में लागू हुआ था राजस्थान भू राजस्व अधिनियम। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में लागू हुआ। संविधान के अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? छुआछूत से संबंधित है। राजस्थान संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत से संबंधित है। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार में कौन सा अधिनियम पारित किया था? भारत सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया था अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए? तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पारित किया था अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा। किसने कहा कि आप किसी राष्ट्र में महिला की स्थिति देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं? तो यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्नीस सौ 1951 में महिला साक्षरता कितनी थी देश के अंदर? तो 2.51% थी 1951 में महिला साक्षरता। 1911 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या थी? तो राजस्थान की महिला साक्षरता दर 52.10% थी 2011 के आंकड़ों के अनुसार। राजस्थान में महिला आयोग कब गठन किया गया? तो 15 मई 1999 को राजस्थान में महिला आयोग का गठन किया गया। महिला आयोग में कुछ कुल सदस्य होते हैं तो 1+3 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं कुल। महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना हो सकता है? तो कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष होता है। सबला योजना का पूर्ण अर्थ क्या है? तो सबला योजना का अर्थ है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला योजना का दूसरा नाम है। सबला योजना में लाभार्थी कौन होता है? तो 11 से 18 वर्ष की बालिका जो विद्यालय नहीं जाती है या जिन्होंने बीच में विद्यालय जाना छोड़ दिया है, वो सबला योजना से लाभान्वित होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी तो 2015 में की गई थी। 2015 में घटते हुए लिंगानुपात को ध्यान में रखकर यह शुरुआत की गई थी। 20वां क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकारी दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम कौन सा है? तो अधिनियम 1956 का है। हिंदू उत्तराधिकारी या दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम 1956 है। दहेज निषेध अधिनियम कौन सा अधिनियम है? तो दहेज निषेध अधिनियम जो है 1961 है। ईवीएम मशीन में अधिकतम कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है? तो 16 उम्मीदवारों को अधिकतम वोट दिया जा सकता है। ईवीएम मशीन के अंदर 16 पर्ची लगाने की जगह होती है। नोटा का पूरा नाम क्या है? नन ऑफ द अबव। नोटा की फुल फॉर्म क्या है? NOTA नोटा। नोटा की फुल फॉर्म होती है नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, चुनाव के लिए मतदान का दल, चुनाव के लिए मतदान दल का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है।
प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? तो जिला कलेक्टर को जिला निर्वाचन अधिकारी कहते हैं। जिला कलेक्टर ही जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। वीवीपैट का पूरा नाम क्या है? वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वीवीपैट में मतदान के बाद पर्ची कितने समय तक दिखाई देती है? तो 7 सेकंड तक दिखाई देती है। सूचना के अधिकार के लिए राजस्थान में किस जिले में मजदूरों ने आंदोलन किया था? तो राजसमंद जिले के भीम तहसील के देवडुंगरी के मजदूरों ने यह आंदोलन किया था। राजसमंद जिले की भीम तहसील के देवडुंगरी के मजदूरों ने सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन किया था। इस मांग को पूरा करने के लिए राजस्थान में कौन सा कानून बनाया गया था? तो सूचना अधिकार का कानून बनाया गया था। सूचना अधिकार का कानून कब बनाया गया था? राजस्थान में सन 2000 में। राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला देश का कौन सा राज्य था? तो प्रथम राज्य था। राजस्थान सूचना का अधिकार का कानून बनाने वाला देश का प्रथम राज्य था। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार कानून के रूप में कौन सा कानून लागू किया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया था भारत सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। आरटीई 2009 के आधार पर राजस्थान में कौन सा कानून बनाया गया था? तो राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2010। आरटीई के तहत के तर्ज पर राजस्थान में जो कानून बनाया गया था वो था राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2010 और आरटीई 2009 केंद्र सरकार का था। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2010 कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ था। यह अधिनियम किस आयु के बच्चों पर लागू होता है? तो यह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों पर लागू होता है। इस अधिनियम में किस कक्षा तक की पढ़ाई के लिए लागू होता है? तो यह क्लास 1 से और 8वीं तक की कक्षा के लिए लागू होता है। निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरटीई एक्ट के अधीन कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 25% सीटें हैं जो आरक्षित की गई हैं निजी स्कूलों में। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को कब पारित किया गया था? तो ये 20 नवंबर 1989 को 20 नवंबर 1989 को लागू किया गया था। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को कब पारित किया गया था? तो 20 नवंबर 1989 को। भारत ने इस समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 1992 में भारत ने हस्ताक्षर किए थे। राजस्थान में चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर कौन सा है? तो 1098 1098 राजस्थान में चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है। राजस्थान में जन सामान्य की समस्याओं को दर्ज करने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है? कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो वो है राजस्थान संपर्क पोर्टल। राजस्थान संपर्क पोर्टल जन सामान्य की समस्याओं को निस्तारण करने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का। सिटीजन कॉल सेंटर का नंबर क्या है? तो 181 है। नेक्स्ट, रैनसमवेयर क्या है? तो ये कंप्यूटर का वायरस है रैनसमवेयर। मॉलवेयर क्या है? ये भी कंप्यूटर वायरस है, मॉलवेयर भी। अगला है फिशिंग क्या है? तो ये एक तरीके की ऑनलाइन फ्रॉड करना है, ठगी है। फिशिंग जो है एक तरीके का ऑनलाइन ठगी है। स्पूलिंग क्या है? व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करके ठगी करना स्पूलिंग है। स्पूलिंग व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करके ठगी करना है। अगला क्वेश्चन 47। अगर किसी के साथ ऑनलाइन ठगी हो तो वह अपनी शिकायत कहां पर दर्ज कर सकता है? तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज कर सकता है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, स्वीप SWEEP स्वीप का पूर्ण नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है स्वीप की? तो स्वीप की फुल फॉर्म है सिस्टम वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम।
दोबारा से देखें, स्वीप की फुल फॉर्म सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रॉल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रॉल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, स्वीप की फुल फॉर्म। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे एग्जाम पार। अब की बार आपने अभी तक अगर ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन पर दबा के, और लाइक भी कर लें। धन्यवाद।
अध्याय 9 ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन। पहला क्वेश्चन, जिस संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था वो कौन सा था? तो 73वां संविधान संशोधन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय ढांचे के बारे में बताया गया है? तो वो 11वीं अनुसूची है। कुल 12 अनुसूची, उनमें से 11वीं अनुसूची के बारे में बताया गया है। ग्राम पंचायत के अधीन कितने कार्य बताए गए हैं? तो 29 कार्य बताए गए, 29 वर्क ग्राम पंचायत के अधीन बताए गए। ग्राम पंचायत में कौन निर्वाचित होते हैं? तो सरपंच, पंच सरपंच निर्वाचित होते हैं। और ग्राम पंचायत के अंदर जो अधिकारी होते वो निर्वाचित सदस्य होता है, वो सरपंच होता है। और ग्राम विकास अधिकारी वहां पर सरकार की ओर से नियुक्त अधिकारी होता है। पंचायत समिति में कौन होता है? तो पंचायत समिति में जो प्रमुख होते हैं वो प्रधान निर्वाचित होता है, प्रधान प्रमुख होता है। और खंड विकास अधिकारी जिसे वीडियो कहते हैं वो प्रमुख ऑफिसर होता है। जिला परिषद में प्रमुख कौन होते हैं? तो जिला प्रमुख निर्वाचित सदस्य होता है, जबकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सरकार की ओर से नियुक्त अधिकारी होता है। लोकतंत्र की प्रथम इकाई कौन सी है? तो ग्राम पंचायत को लोकतंत्र की प्रथम इकाई माना गया है। ग्राम पंचायत केंद्र से मिलकर, ग्राम पंचायत किन किन से मिलकर बनी है? तो गांव के वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच से मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। यानी कि ये प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं ग्राम पंचायत के अंदर। ग्राम पंचायत के चुनाव कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग ग्राम पंचायत का चुनाव कराता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल। ग्राम पंचायत के प्रत्येक माह में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो 2 बैठक होनी चाहिए ग्राम पंचायत के प्रत्येक माह में कम से कम। ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी कौन सी है? तो पंचायत समिति है। ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने वाली जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो जिला परिषद है। प्रधान और उप प्रधान का चयन होता है निर्वाचित सदस्यों में से। पंचायत समिति के अंतर्गत प्रधान बनता है। पंचायत समिति में प्रधान प्रमुख होता है और वहीं उप प्रधान होता है, जो निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों में से ही 2 व्यक्ति होते हैं। पंचायत समिति के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 25 साल होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र पंचायत समिति सदस्य का। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है पंचायत समिति के सदस्यों का। पंचायती राज व्यवस्था शीर्ष स्तर की संस्था है। पंचायती राज व्यवस्था में शीर्ष स्तर की संस्था कौन सी है? जिला परिषद। इसमें त्रिस्तरीय माना जाता है। तो 3 स्तर कौन कौन से? पहला स्तर जिला परिषद, पहला स्तर पंचायत है, ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर पंचायत समिति और तीसरा स्तर जिला परिषद है। अगला, जिला स्तर पर विकास योजनाएं बनाती है तो जिला परिषद बनाती है जिला स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? तो भवन कर, वाहन कर, क्रय विक्रय पे कर व बाजारों से प्राप्त आय आदि होती है। इसके अलावा सरकारी अनुदान भी मिलता है ग्राम पंचायतों को। पंचायत समिति की आय का स्रोत क्या है? स्थानीय कर, शुल्क से प्राप्त आय एवं राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान आदि। जिला परिषद की आय का साधन क्या है? तो केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त अनुदान एवं पंचायत समिति से की गई वसूली राजस्व का प्राप्त निश्चित हिस्सा होता है। यानी कि पंचायत समिति द्वारा जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है उसमें से एक निश्चित हिस्सा भी होता है जिला परिषद का। अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा की बैठक कब मनाई जाती है? तो प्रत्येक 3 माह में एक बैठक बुलाई जाना जरूरी है, कंपलसरी है। प्रत्येक 3 माह में एक बैठक बुलाई जाना कंपलसरी है। ग्राम सभा की बैठक किस तारीख को होती है? तो ग्राम सभा की बैठक कम से कम 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, इन 4 दिनों में तो होती ही होती है। ग्राम न्यायालय एक्ट पारित हुआ था 2008 में। यह एक्ट पारित हुआ था, ग्राम न्यायालय एक्ट। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय कहां पर स्थापित किया गया था? तो जयपुर के बस्सी में स्थापित किया गया था यह पहला ग्राम न्यायालय। नगर निगम के लिए क्या नियम है? जहां 5 लाख से ज्यादा की जनसंख्या और सालाना 1 करोड़ से ज्यादा की आय हो
वो क्षेत्र नगर निगम बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, जहां की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम हो उसे नगर परिषद बनाया जाता है। 27 नंबर, जहां की जनसंख्या 15,000 से ज्यादा हो और 1 लाख से कम हो उस क्षेत्र में नगर पालिका स्थापित की जा सकती है, यह नगर पालिका होती है। 28 नंबर, नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो महापौर कहलाता है नगर निगम का अध्यक्ष, जबकि नगर परिषद और नगर पालिका का अध्यक्ष सभापति कहलाता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, नगर पालिका का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है नगर पालिका का अध्यक्ष, जबकि नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति कहलाता है। किस संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी? तो ये 74वें संविधान संशोधन में की गई थी। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए 1/3 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी। 10वां अध्याय राजस्थान में कला एवं संस्कृति। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, बूंदी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राव वरसिंह ने सन 1354 ईस्वी में बूंदी दुर्ग का निर्माण करवाया था। किस दुर्ग में छत्रसाल महल, यंत्रशाला और अनुरोध महल बना हुआ है? तो बूंदी दुर्ग में ही बने हुए हैं ये, यानी किस दुर्ग में छत्रसाल महल, यंत्रशाला और अनुरोध महल बने हुए हैं? तो वो बूंदी दुर्ग के अंदर बने हुए हैं। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सूरजमल ने करवाया था। किस दुर्ग को मिट्टी का दुर्ग कहा जाता है? तो लोहागढ़ दुर्ग को मिट्टी का दुर्ग कहा जाता है, या मटियागढ़ भी कहते हैं इसको। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? तो ये रणथंभौर के दुर्ग में स्थित है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। अगला क्वेश्चन है, जालौर दुर्ग में प्रवेश के कितने द्वार हैं? तो 4 द्वार हैं जालौर दुर्ग के अंदर प्रवेश के। जालौर दुर्ग का निर्माण करवाया था तो 10वीं शताब्दी में परमार राजा धारावर्ष और मूंज ने कराया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा दुर्ग एक मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जो कि मत्स्याकार पहाड़ी पर, मछली के आकार की पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। चित्तौड़ दुर्ग मछली के आकार वाली पहाड़ी पर बना हुआ है। गौमुख कुंड किस दुर्ग के अंदर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गौमुख कुंड स्थित है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो 122 फीट ऊंचाई है विजय स्तंभ की ऊंचाई, 122 फीट। विजय स्तंभ कितने मंजिल का है? तो ये 9 मंजिल का है विजय स्तंभ जो है। भारत की मूर्तिकला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? तो विजय स्तंभ को कहा जाता है मूर्तिकला का शब्दकोश। कुंभलगढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कुंभल मेर भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को कुंभल मेर के नाम से भी जाना जाता है। 15वां क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो महाराणा कुंभा ने प्रदान किया था वर्तमान स्वरूप। कुंभलगढ़ दुर्ग का वर्तमान स्वरूप महाराणा कुंभा ने प्रदान किया था। 16वां क्वेश्चन, महाराणा कुंभा ने किस शिल्पी के नेतृत्व में कुंभलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था? तो मंडन था उस शिल्पी का नाम, उस कारीगर का नाम, उस शिल्पी का नाम मंडन, जिसने कि कुंभलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किया था। 17वां क्वेश्चन है, नीलकंठ महादेव का मंदिर कहां स्थित है? तो यह कुंभलगढ़ दुर्ग में है। झाली भाव बावड़ी, मामा देवकुंड और मामा देवकुंड कहां पर हैं? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। झाली भाव बावड़ी और मामा देवकुंड जो है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। कुंभलगढ़ दुर्ग का उच्च भाग क्या कहलाता है? तो कटारगढ़ कहलाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का उच्च भाग जो है वो कटारगढ़ कहलाता है। आमेर दुर्ग में किसके शासनकाल में स्थापत्य कला की विशेषताएं हुई थी? तो स्थापत्य कला की विशेषताएं जो आमेर दुर्ग के अंदर हुई थी वो हुई थी महाराजा मानसिंह के कारण। महाराजा मानसिंह ने आमेर दुर्ग में स्थापत्य कला की विशेषताएं स्थापित की थी। गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो आहू और काली सिंध नदी के किनारे पर गागरोन दुर्ग है। गागरोन दुर्ग काली सिंध और आहू नदी के किनारे पर स्थित है।
कौन सा दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है? तो गागरोन दुर्ग है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, जगदीश मंदिर स्थित है उदयपुर के अंदर है। सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है तो नागदा उदयपुर में है। सहस्त्रबाहु मंदिर नागदा उदयपुर में। अंबिका माता का मंदिर जगत नाम का स्थान है, जगत उदयपुर में। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद जिले में। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में। ऋषभ देव का जैन मंदिर स्थित है तो उदयपुर के अंदर है ऋषभ देव का जैन मंदिर। श्री चार भुजानाथ का मंदिर स्थित है तो गढ़बोर राजसमंद जिले में। गढ़बोर श्री चार भुजानाथ जी का मंदिर गढ़बोर राजसमंद में। देलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है तो आबू पर्वत पर सिरोही जिले में। देलवाड़ा के जैन मंदिर आबू पर्वत पर सिरोही में। रणकपुर के जैन मंदिर पाली में है। किराड़ू के मंदिर स्थित हैं बाड़मेर में। ओसिया के मंदिर स्थित हैं जोधपुर में। बाड़ौली के मंदिर स्थित हैं रावतबाटे में। भिंड देवरा शिव मंदिर स्थित हैं वारा के अंदर। कंसबा मंदिर स्थित हैं कोटा में। कमलेश्वर महादेव मंदिर स्थित हैं बूंदी में। सूर्य मंदिर स्थित है झालरापाटन में। और मिट्टी के फड़ कहां बनाई जाती हैं? मिट्टी की फड़ कहां बनाई जाती हैं? तो ये मोलेला एक जगह है। मोलेला जगह है राजसमंद जिले में जहां मिट्टी की फड़ बनाई जाती है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपने जो वीडियोस देखा उसके लिए आपको धन्यवाद। आप देख रहे थे एग्जाम पार आपकी बार। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी ठोक देना। धन्यवाद। जय हिंद।